त्वरण का मान महत्तम होगा। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर लगा रहा है। हमारा 2 स्थिति पाया जाता है किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत बार ये क्वेश्चन गलती हुआ है, 1 से 14 मारते नहीं, 0 से 14 तक होता है इसका रेंज। 7 से अगर हम इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं 6 5 4 3 2 1 इधर की ओर, तो अम्ल की मात्रा, अम्ल का सांद्रण बढ़ेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अंतिम तत्व कौन था? 63 नंबर पर कौन था? वो था विद्यार्थीगण यूरेनियम। वो कौन था? यूरेनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेंडलीव कावर सारणी का बात कर रहा है। जो ये हार्मोन का काम है बीपी का कंट्रोल करना, बीपी का नियंत्रण करने का काम यही करता है एड्रेनल हार्मोन। सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का डिस्कशन शुरू। आज हम लोगों के बीच में ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज 5 के रूप में हम लोग का डिस्कशन है, आज हम लोग इसको करने वाले हैं। विद्यार्थीगण, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो जिस तरीके से टेस्ट सीरीज मिलता है आपको, जहाँ से भी मिले उसको जरूर अटेम्प्ट लीजिए और देखिए कि कितना मेरा स्कोर हो रहा है और किस प्रकार से एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज हो, साइंस का हो, मैथ का, रीजनिंग का, सबका कंबाइन हो, क्योंकि लास्ट के सेशन में ये होता है ना विद्यार्थीगण, जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो हो वो बहुत बढ़िया स्मूथ, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन निकल जाए। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग साइंस का टेस्ट सीरीज जो है 5 इसका हम लोग कर रहे हैं और इसका डिस्कशन बहुत बढ़िया से करेंगे। और देखिए आपके लिए कितना बेनिफिट होगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डिस्कशन को किस तरह से समझ रहे हैं और कितना आप ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 विद्यार्थीगण क्या दे के रखा है? किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या परिवर्तन होगा? विद्यार्थीगण, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर, विद्यार्थीगण ऊंचाई दे दिया है, निश्चित ऊंचाई दे दिया है। मान लीजिए वस्तु, कोई वस्तु है यहाँ पर है विद्यार्थीगण, ये वस्तु है किसी निश्चित ऊंचाई पर, बोला है गतिमान, ये वस्तु गतिमान है विद्यार्थीगण। ये कुछ ऊंचाई में, मान लीजिए एरोप्लेन है, वो ऊपर में एरोप्लेन है, वो गतिमान में है, ठीक है, गति कर रही है, तो उसका वेग को 4 गुना बढ़ा दीजिए। अभी ये वेग क्या है? भी वेग से चल रहा था, अब इसका वेग को क्या कर रहे हैं? इसका वेग को कर दिया 4 गुना, वेग को 4 गुना कर दिया, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? विद्यार्थीगण, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कुछ नहीं, जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से पृथ्वी है विद्यार्थीगण, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, ये जो यहाँ पर है एच ऊंचाई पर, मान लीजिए ये एच ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर वस्तु है, तो उस वस्तु में विद्यार्थीगण सबसे पहले एक ऊर्जा जो होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। जो ऊर्जा होगा विद्यार्थीगण वो होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं mgh। तो स्थितिज ऊर्जा को तो बात कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा विद्यार्थीगण? ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, वस्तु का ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, केवल वेग को 4 गुना कर दिया, वेग को 4 गुना बढ़ा दिया। तो वेग से मतलब है क्या? स्थितिज ऊर्जा को वेग से मतलब है विद्यार्थीगण? नहीं, तो इसका स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जितना ऊंचाई पर जहाज चल रही थी उतने ऊंचाई पर जहाज अपना काम कर रहा है, उतने ऊंचाई पर चल रहा है। उसका वेग 4 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, वेग में परिवर्तन आने से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा निहित करता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा वेग पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा विद्यार्थीगण। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, जी बिल्कुल नियत रहेगी, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर बोलता गतिज ऊर्जा, तो वेग को 4 गुना किया है, तो गतिज ऊर्जा का बात जब करता तो के बराबर 1/2 mv² हो जाता विद्यार्थीगण। गतिज ऊर्जा का बात करता तो 1/2 mv² हो जाता, और ये 4 गुना करता, अगर गतिज ऊर्जा का 4 गुना करता, 4 भी, तो यहाँ स्क्वायर होकर के हो जाता 16 गुना, ये हो जाता 16 v² विद्यार्थीगण। तब मारते हैं कि मूल मान का 16 गुना हो जाता, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन ए ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी ऑप्शन हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण, ये वही वाला क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक बल है विद्यार्थीगण, 2 सेकंड के लिए काम कर रहा है, वस्तु 5 kg का है।
यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। विद्यार्थीगण एक वस्तु है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को समझ जाइए। एक वस्तु है विद्यार्थीगण, वस्तु है, ये वस्तु है विद्यार्थीगण, ये देखिएगा वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा, कितना दे के रखा है 5 kg दे दिया। वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, कितना सेकंड के लिए एक बल लगा रहा है विद्यार्थीगण, इस पर एक बल लगा रहा है एफ लग रहा है, कितना सेकंड के लिए लगेगा विद्यार्थीगण, टी बराबर जो लग रहा है 2 सेकंड तक बल लग रहा है। एफ कितना लग रहा है नहीं पता, लेकिन एफ बल लग रहा है। और इसका वेग जो शुरू में था वो 6 मीटर, इसका जो शुरू में वेग था u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो v हो जाता है कुछ समय के बाद विद्यार्थीगण, इसका जो वेग हो गया v हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड के बाद जो हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, पहले जो था 6 मीटर प्रति सेकंड। विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीका से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रयुक्त बल की गणना करें, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो बल बराबर हम लोग जानते हैं विद्यार्थीगण, F बराबर बल बराबर होता है, F से सूचित करते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान को सूचित करते हैं m से और त्वरण को सूचित करते हैं a से। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान दे के रखा है विद्यार्थीगण 5 kg SI मात्रक में है। त्वरण बराबर जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। 5 का मान रहने दीजिए विद्यार्थीगण अपना जगह पर, और v का मान दे रखा है 8 और u का मान दे के रखा है 6 और समय का देखे रखा है 2 सेकंड के लिए। देखिएगा विद्यार्थीगण 5 अपना जगह में और 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 नीचे में कट जाएगा विद्यार्थीगण, बचेगा 5। क्या बल निकाल रहे हैं ना, बल निकाल रहे हैं 5 न्यूटन। विद्यार्थीगण हमारा आंसर बन के जो निकला 5 न्यूटन। कितना बल निकलेगा 5 न्यूटन, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन निकल जाएंगे, इसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन ये भी है, 28/9/2018 शिफ्ट 1 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए कोई वस्तु अगर अर्थ पर रखा हुआ है, पृथ्वी पर रखा, मान लीजिए बक्सा है विद्यार्थीगण, ये बक्सा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, मान लीजिए बक्सा है, मान लीजिए रखा हुआ है। तो विद्यार्थीगण यहाँ का बात करेंगे, ये पृथ्वी पर रखा हुआ है, अगर हम इसको खींचेंगे इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा, इस दिशा में हम बल लगा के इसको खींच रहे हैं। कोई बक्सा ही मान लीजिए विद्यार्थी, ईटा या चाहे बक्सा, खींचिए उसको, खींचते हैं इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो खींचेंगे विद्यार्थीगण तो बक्सा इधर जाएगा। बक्सा का जो विस्थापन की दिशा होगी या दूरी की दिशा होगी इस दिशा में होगी, बल की दिशा में होगी। लेकिन होता क्या है ना विद्यार्थीगण कि यहाँ पर देखिएगा ये बक्सा जो है नीचे जमीन से सटा हुआ है, तो पीछे एक बल लगता है, पीछे इसके पास ये सरफेस के सतह के साथ जो बक्सा रखा हुआ है वहाँ पर एक घिसट के चलेगा। जब सरक के चलेगा या घिसट के चलेगा उस समय पीछे बक्सा जाना चाहेगा आगे, लेकिन नीचे एक बल लगाएगा पीछे की ओर। इस बल को बोलते हैं घर्षण बल, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ये घर्षण बल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल बोलते हैं। तो बल हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर चलेगा ना विद्यार्थीगण, ज़्यादा देर तक रगड़िए, देखिए रगड़िए इसको, रगड़िए गर्म हो जाएगा, तो वो जो ऊर्जा था उष्मीय ऊर्जा में बदल गया, तापीय ऊर्जा में बदल गया। तो वह जो बल था वो जो क्षय नहीं हुआ, ऊर्जा का सिद्धांत बोलता है ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही इसका विनाश होता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो वो जो बल लगाए ना विद्यार्थीगण, वो जो हम ऊर्जा दिए वो ऊर्जा बदल गया, वो जो बल था वो बदल गया किसमें, ऊर्जा के रूप में। बल भी तो मेरा ऊर्जा के रूप में बदलेगा, बल गुने विस्थापन, मान लीजिए कुछ विस्थापन किया तो बल गुने विस्थापन क्या होता है, बल गुने कार्य। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं बल के रूप में दे करके वो बदल जाएगा तापीय ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा विद्यार्थीगण। हमारा आंसर निकल जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु है विद्यार्थीगण, देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है ना, ऊपर की ओर फेंक दीजिए। हम ऊपर की ओर फेंक दिए विद्यार्थीगण, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिए, यहाँ पर पहुँच गया, ये वस्तु यहाँ पर पहुँच गया विद्यार्थीगण। महत्तम ऊंचाई मान ली h, तो यहाँ पर जब पहुँचा ना विद्यार्थीगण, यहाँ पर जो होगा जब महत्तम शीर्ष बिंदु, इसको बोलिए शीर्ष बिंदु, महत्तम बोलिए शीर्ष, सबसे ऊपरी ऊंचाई पर, तो वस्तु क्या हुआ विद्यार्थीगण, इसे गया होगा ऊपर गया होगा और ऊपर जाकर के रुक गया होगा थोड़ा पल के लिए, फिर नीचे लौटा होगा। तो जिस समय सबसे महत्तम ऊंचाई होगा ना, जहां से वो नीचे गिरने की ओर होगा, इस समय यहाँ पर विद्यार्थीगण, यहाँ पर जो होगा अंतिम वेग जो होगा v बराबर 0 होगा विद्यार्थीगण, v बराबर 0 होगा। यही वेग का मान बोल रहा है। शीर्ष पर पहुंचेगा तब वेग क्या होगा विद्यार्थीगण, जब शीर्ष पर पहुंचेगा ना, सबसे महत्तम ऊंचाई पर जब पहुंच जाएगा, उस समय वेग का मान 0 होगा। उस समय अंतिम वेग जो होगा, जहां पर पहुंच गया, वेग का मान 0 होगा, अंतिम वेग। लेकिन वहां पर जो होगा त्वरण जो होगा, ये का मान जो होगा विद्यार्थीगण, ये का मान जो होगा मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में ये का मान जो होगा यहाँ पर महत्तम होगा, त्वरण का मान महत्तम होगा। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर लगा रहा है, ये तो वो त्वरण का मान जो फेंके थे हम ऊपर की ओर, तो सबसे महत्तम ऊंचाई पर वेग जो होगा 0 होगा, त्वरण का मान महत्तम होगा। और त्वरण का मान जो होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, g के बराबर होगा। और ये वाला g जो होगा ना विद्यार्थीगण, वो डिपेंड करेगा किस रूप में दे रहा है। अगर 9.81 दिया तब ठीक है, नहीं तो 10 मीटर देगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देगा। दोनों सही है विद्यार्थीगण, जो ऑप्शन में देगा उसको लेके चलेंगे। तो वेग 0 हो जाता है, बात तो सही है, वेग 0 होगा, लेकिन अंतिम वेग 0 होगा। लेकिन इसका त्वरण 0 जाता नहीं, त्वरण तो होगा, महत्तम होगा, और वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विद्यार्थीगण, बी ऑप्शन हमारा सबसे सटीक आंसर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा बी। वेग जाएगा, अंतिम वेग 0, और वेग बोलिए 0, और ये बराबर मैक्सिमम, और वहाँ पर वेग 0 हो जाएगा, एकदम वस्तु का वेग 0 हो जाएगा अंतिम बिंदु पर। और फिर जब नीचे आएगा तो फिर वेग पकड़ेगा और धीरे धीरे नीचे आएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन, वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, वेग कहाँ 10 मीटर, वेग तो 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन, वेग 10 मीटर, तो वेग तो होगा नहीं, महत्तम बिंदु पर वेग 0 होगा, महत्तम बिंदु पर वेग 0 होगा। त्वरण का मान महत्तम होगा, त्वरण का मान महत्तम होगा, एकदम होगा। तो यह ऑप्शन निकल जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे के रखा है, क्या निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज सिद्धांत जो था विद्यार्थीगण, तैरने का नियम दिए हैं, उत्प्लावकता से नियम दिए हैं, उत्प्लावन का नियम बोलिए उसको, उत्प्लावकता का जो पूरा कंसेप्ट है वही दिए हैं। जो जहाज चल रहे हैं, शिप चल रहे हैं, सारा तैरने का नियम पर है, जितनी बोट है सब तैरने का नियम पर है, वो आर्किमिडीज के नियम पर है। तो आर्किमिडीज का नियम क्या था? आर्किमिडीज का नियम था विद्यार्थीगण कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड को, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी तरल में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है, वस्तु के भार में कमी महसूस होता है, और वो जो कमी है वो नीचे से पानी एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, उसी के बराबर होता है। जो नीचे से बल लगा रहा है और कितना उसके भार में कमी हुआ है, दोनों बराबर होते हैं। तो आर्किमिडीज सिद्धांत बोले थे कि हमारा तैरने का नियम है, उत्प्लावन का सिद्धांत है, सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और वो क्या क्या है हम लोग देख सकते हैं। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता नापता है, ये आधारित नहीं है आर्किमिडीज पर, ठीक है, लैक्टोमीटर ठीक है। हवाई जहाज के पंख की डिजाइनें, ये हवाई जहाज की पंख की जो डिजाइन है ना विद्यार्थीगण, वो केवल डिजाइन का बात किया, तो डिजाइन तो अलग चीज़ है। अब डिजाइन क्यों किया गया है वो उसका मतलब नहीं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, ये वाला आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित हमारा नहीं है। बी ऑप्शन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जहाज़ों और पनडुब्बों की डिजाइनिंग एकदम आधारित है विद्यार्थीगण, एकदम आधारित है। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो होता है डेंसिटी नापता है, डेंसिटी देखिए डी दिया हुआ, हाइड्रो और हाइग्रो दो वर्ड होते हैं। हाइग्रो एक होता है हाइग्रोमीटर विद्यार्थीगण, एक होता है हाइग्रोमीटर, हिंदी में लिख देते हैं
हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। ये दो वर्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दो वर्ड पूछा जाता है। हम बता दे रहे हैं आपको एक तरीका। देखिएगा इसमें डा आया है, डा मतलब डी, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मतलब घनत्व को जो नापेगा वो डा वाला, हाइड्रो गा वाला नहीं, गा वाला आपेक्षिक आर्द्रता, गा वाला हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को नापेगा विद्यार्थीगण। और डा वाला जो आएगा ना डी, डी मतलब डेंसिटी ले लीजिएगा, डा मतलब डेंसिटी, अच्छा आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी को मापता है। तो ये हाइड्रोमीटर जो है आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग एकदम आधारित है, लेकिन हवाई जहाज का पंख जो डिजाइनिंग है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। वो कहीं ना कहीं अब जाएंगे तो बर्नौली का सिद्धांत होगा, उसके आधार पर डिजाइन किया होगा, क्योंकि वो हवा में उड़ता है। इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी ऑप्शन जो निकलेगा बी हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? दाब, दाब क्या है? व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर किसी भी चीज का बीमा सूत्र पूछेगा, दाब पूछे, बल पूछे, प्रत्यास्था पूछे, विद्युत धारा पूछे, सबसे पहले फार्मूला याद रहना चाहिए। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर जो होता है विद्यार्थीगण, दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा विद्यार्थीगण? प्रेशर को सूचित करते, दाब को सूचित करते पी से। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक विद्यार्थीगण मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर विद्यार्थीगण। लेकिन इतना से काम चलेगा नहीं, इतना से अगर हम न्यूटन को एक और हम लिख सकते हैं जो एसआई मात्रक होता है केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बल का दूसरा एसआई मात्रक, बल का दूसरा सही मात्रक। और मीटर स्क्वायर नीचे में रहने दीजिए। तो ये देखिए एक मीटर यहाँ पर है, एक मीटर यहाँ, एक कट जाएगा तो एक नीचे बचेगा। तो फाइनली जो निकलेगा इसका विद्यार्थीगण केजी निकलेगा, और नीचे जो चला जाएगा मीटर एगो बचेगा नीचे मीटर, और ये चला सेकंड स्क्वायर नीचे में है तो नीचे में रहेगा। तो फाइनल जो हमारा निकल रहा है ये निकल रहा है केजी, मीटर ऊपर चला जाएगा -1, और सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा -2 चला जाएगा। इसका बीमा जो बात करेंगे, बीमा केजी के लिए एम आता है और मीटर के लिए एल आता है, तो -1 यहाँ पर है तो -1, और समय के लिए टी आता है तो -2 है। तो ये हो जाएगा दाब का बीमा। ये हमारा दाब का बीमा निकल गया। कौन सा ऑप्शन में है? ML1 T-2, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इसी तरह से किसी भी का बीमा हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास फार्मूला है तो निकाल सकते हैं आराम से। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विद्यार्थीगण, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? पानी हम आपके लिए एक वीडियो बहुत अच्छा बना के रखे हैं हीट एंड टेम्परेचर का। उसमें लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा का बहुत अच्छा से कंसेप्ट और न्यूमेरिकल बना के रखे हैं। किन्हीं को पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। पानी का 2 स्थिति पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर विद्यार्थीगण पानी जो होता है वो ठोस अवस्था में भी होता है, मतलब बर्फ में भी होता है, और एक और होता है हमारा द्रव अवस्था में जो होता है हमारा पानी के रूप में। ये रहता है बर्फ, ये रहता है बर्फ, और ये रहता है हमारा पानी। 2 स्थिति पाया जाता है विद्यार्थीगण, हमारा 2 स्थिति पाया जाता है किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसी क्वेश्चन को बोलेगा 0 डिग्री सेल्सियस ना देकर के 273 केल्विन, दोनों समान है। 273 केल्विन बोले या 0 डिग्री सेल्सियस बोले, दोनों समान होते हैं विद्यार्थीगण। तो अभी जो हमारा आंसर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है तरल, लिक्विड और ठोस, मतलब लिक्विड और ठोस दोनों अवस्था में पाए जाते हैं पानी। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और बोलेगा कोई विद्यार्थीगण, कोई बोलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ होता है। विद्यार्थीगण बर्फ का कंडीशन भी होता है वहाँ पर, और वहाँ पर पानी की भी अवस्था होता है, पानी की भी अवस्था होती है। गुप्त उष्मा का बात होता है वहाँ पर। जब गुप्त उष्मा देंगे तो वो बन जाएगा, फेज को चेंज कर लेगा, अवस्था को चेंज कर लेता है। ये जाके आप देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से, दोनों कंडीशन पाए जाते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है विद्यार्थीगण, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, भाप बन जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ तक जो ऑप्शन बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ, तो ऊष्मीय चालकता का बात किया विद्यार्थीगण, ठोस धातु का, किसका? ठोस धातु का। तो ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता जो होती है उसको सूचित करते हैं K से, ऊष्मीय चालकता को सूचित करते हैं K से, और ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान से होता है, तापमान से होता है, इसका जो संबंध है यही है। ये है K जो हो गया ऊष्मीय चालकता हो गया, K जो हो गया ऊष्मीय चालकता हो गया विद्यार्थीगण। इसको ये थोड़ा सा क्वेश्चन है बढ़िया, कहाँ का है? जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। तो वही सब क्वेश्चन जो होता है ऊपर वाले एग्जाम का नीचे ला करके पुटअप कर देता है, एलपी में दे दिया, टेक्नीशियन में दे दिया, एनटीपीसी में दे दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कि नहीं पूछा जाता। और टी हो गया तापमान, टी हो गया तापमान। अब क्वेश्चन देखिए, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम तापमान बढ़ा देंगे, ठोस वस्तु के लिए केवल है, अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है तो ऊष्मीय चालकता कम हो जाएगी, ऊष्मा का चालन कम करेगा वो वस्तु। दूसरी बात, अगर हम इसका जो है तापमान अगर कम कर देंगे वस्तु का, उसका तापमान कम कर देंगे तो उस वस्तु की ऊष्मीय चालकता बढ़ जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती होने का यही वजह है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ऊष्मीय चालकता पूछ रहा है कब? तापमान के साथ, बढ़ते तापमान के साथ। तो बढ़ते तापमान मतलब तापमान को बढ़ा दिया तो ऊष्मीय चालकता घट जाएगा। तो क्या होगा विद्यार्थीगण? घटेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर करता है, एकदम डी नंबर भी सही है। लेकिन अभी ये ऑप्शन डी कब बनता? जब बढ़ते तापमान नहीं देता, तापमान को बढ़ा दिया, पहले ही तापमान को बोला बढ़ा दिया, तो बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, बढ़ा देंगे तो ऊष्मीय चालकता घट जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, अभी के अनुसार। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? प्रकाशिक उपकरण कहने का मतलब लेंस और दर्पण, ये सारे प्रकाशिक उपकरण है। तो बोला है कि बिंदु प्रकाश का एक स्रोत है, एक बिंदु प्रकाश का स्रोत है, एकदम पॉइंट साइज का एक बिंदु, वहां से प्रकाश आ रही है, उसको हमको समानांतर प्राप्त करना है। तो समानांतर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थीगण हम देखेंगे, अगर सबसे पहले लेंस का बात करेंगे ना विद्यार्थीगण, अगर लेंस का सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस वो जो हमारा काम करता है अभिसारी लेंस का काम करता है। अगर सभी किरणें इस पर पड़ेंगी तो वो एक बिंदु पर जमा कर देता है, और एक बिंदु से कोई अगर आ रहा है तो सबको क्या कर देगा? वो कर देगा, समानांतर कर देगा। मतलब यह हुआ, यह हो गया मुख्य अक्ष, ये हुआ मुख्य अक्ष विद्यार्थीगण। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से जा रहा है विद्यार्थीगण, कोई बिंदु से निकल रहा है, देखिए फोकस से अगर जा रहा है, अगर फोकस से जा रहा है, ठीक है, और ये भी फोकस से गया, और भी मान लीजिए कोई फोकस से जा रहा है, इधर से जा रहा है, फोकस से आ रहा है, देखिए ये फोकस से आ रहा है, तो लेंस में पड़ने के बाद सब समानांतर हो जाएगा विद्यार्थीगण। लेंस में पड़ने के बाद सभी समानांतर हो जाएंगे। तो ये लेंस में जो काम करेगा वो उत्तल लेंस काम करेगा। कौन सा लेंस काम कर रहा है? उत्तल लेंस, याद रखेंगे। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि सभी बिंदु पर, एक बिंदु पर जाके जमा कर अभिसारित कर देता है एक पॉइंट पर, या इस तरह से देखिए सभी किरण को फैला सकता है। दोनों काम है इसका, या तो बिंदु पर जमा कर देगा, फोकस अगर बात कर लेंगे तो, अगर समानांतर किरणें आएंगी तो अगर इधर से समानांतर किरणें जा रही तो एक फोकस पर मिला देगा सबको एक बिंदु पर। दर्पण में बात करेंगे तो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का फिगर है। ये क्या करता है, अगर यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है विद्यार्थीगण, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकला, यहाँ पड़ा तो ये चला गया समानांतर, यहाँ पर निकला ये चला गया समानांतर। तो ये समानांतर करने वाला जो काम कर रहा है ये करेगा दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम है सबको समानांतर करना, और यहाँ से अगर कोई बिंदु है, यहाँ से कोई ये प्रकाश की किरण निकल रही है तो सबको समानांतर कर देगा। वो करेगा हमारा कौन सा? उत्तल लेंस, और दर्पण में अवतल दर्पण। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कहाँ है? उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल। ए और सी किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बनेगा विद्यार्थीगण, अभी का आंसर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात करिए। दो प्रकार का लेंस को जोड़ा गया विद्यार्थीगण, और उसका संयोजन क्षमता ज्ञात करने के लिए संयोजन क्षमता का, लेंस की संयोजन क्षमता मतलब P, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी लेंस का। अभिसारी लेंस कहने का मतलब हो गया उत्तल लेंस।
अभिसारी लेंस कहने का मतलब हो गया, अभिसारी लेंस का अगर बात कर रहा है तो इसको कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का बात कर रहा है विद्यार्थीगण। तो उत्तल लेंस का अगर बात करेंगे तो हम इसका निकाल रहे हैं क्या, पी, लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से, और ये होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्लस में होगा विद्यार्थीगण। ये क्या होगा, प्लस में हो गया, 1/f प्लस में होता है। और निकाल लीजिए इसका, तो पी कितना दिया है, ये हो जाएगा 1/f। एफ का मान कितना दिया है, वो अभिसारी लेंस का 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दे के रखा है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 लिख लीजिए। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से ये भागा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, क्या बचेगा मीटर। पावर ऑफ लेंस मीटर में नहीं आएगा विद्यार्थीगण, ये आएगा हमारा डायोप्टर में 2D, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है 2D। तो ये आ गया हमारा 2D, किसका आ गया, उत्तल लेंस का 2D आ गया विद्यार्थीगण। 2D हम लोग निकाल लिए, तो 2D हम लोग निकालने किसका, उत्तल लेंस का निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे अवतल लेंस शायद दिया, अपसारी लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का निकाल लेंगे। अपसारी लेंस का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम इसी तरह से होगा, P = -1/f होगा विद्यार्थीगण, -1/f, और 1/f, f का मान दिया है 20 और मीटर में बदलने के लिए 100, तो ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा -5D, -5D जो आया ना विद्यार्थीगण, ये किसका आया, अवतल लेंस का। तो दोनों लेंस को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, दोनों लेंस की संयोजन क्षमता को जोड़ रहा है, तो जोड़ के बनाएगा, तो लेंस की संयोजन क्षमता बराबर दोनों लेंस का जो फाइनल P आएगा, संयोजन क्षमता दोनों लेंस का जो निकालेंगे P, क्या आ जाएगा हमारा कितना 2D, और ये जोड़ देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-5D, ये आ जाएगा। और फाइनल जो हमारा निकलेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 - 5D, ये निकलेगा -3D, तो -3D निकला, लेंस की संयोजन क्षमता -3D, तो -3D कहाँ पर है, लगा लीजिए ऑप्शन ए में है। तो अपने तरीका से बना लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिए, इसके कारण जगह नहीं हो पाया, नीचे चला गया, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप अपने तरीका से बना करके सॉल्व कर लेंगे, आएगा -3D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थीगण, क्या है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान दे दिया विद्यार्थीगण I1, I का मान दे रखा कितना, 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, उसका विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है, उसमें विभवांतर जो है 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165, ये V1 मान लीजिए, अब V2 विभवांतर को बढ़ा दिया, 165 वोल्ट कर दिया, 165 वोल्ट कर दिया विद्यार्थीगण। अब बोल रहा है विद्युत धारा कितनी होगी, तो V1 से V2 कर दिया, तो ये I1 मान लीजिए, शुरू में I1 था, अब I2 कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला एक लगा दीजिए, आप अपने से लगा दीजिए। जब I1 I2 रहेगा, V1 V2 रहेगा, तो V1/V2 ओम का नियम से जो होता है ना विद्यार्थीगण, ओम के नियम से सॉल्व करिएगा, V = IR। वहाँ से जब दो कंडीशन लीजिएगा V1 और V2 का, या तो वहाँ से जो निकलेगा V1/V2 और निकलेगा I1/I2, यहाँ से सेट कर दीजिए। V1 का मान दे के रखा है हमारे पास, कितना है 60 वोल्ट है, और V2 165 है, और I1 का मान कितना है 4 है, I2 हमको निकालना है। 4 से देखिए कट जाएगा विद्यार्थीगण 15 बार में, ठीक है, और ये 15 से भी कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 इकाई 15 और 15 11 बार में कट जाएगा। तो I2 का जो मान आएगा ना विद्यार्थीगण, क्रॉस गुना होगा, 11 एम्पियर आ जाएगा। I2 का जो मान आएगा 11 एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ से आंसर हमारा मिल जाएगा 11 एम्पियर, ऑप्शन डी मिलेगा। तो बहुत अच्छा सा ये न्यूमेरिकल था, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, एकदम छोटा तरीका से बन के निकल गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग का 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली होती है, सबसे सॉफ्ट होती है विद्यार्थीगण। सबसे सॉफ्ट का बात करेगा तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, एल्युमिनियम जाएगा विद्यार्थीगण। सीरीज बनता है, सोना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसके बाद चांदी सॉफ्ट होता है, उसके बाद एल्युमिनियम,
उसके बाद सीरीज चलते जाता है विद्यार्थीगण। ये सीरीज आगे बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सॉफ्ट का बात करेगा, मुलायम का नहीं बात किया। कहने का मतलब सॉफ्ट, कहने का मतलब हो गया सॉफ्ट नहीं बोल रहे हैं हम, इंग्लिश अलग बोल रहे हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। सॉफ्ट का अगर बात करेंगे तो फिर बन जाता है क्वेश्चन अगला। फिर से बता देते हैं इसको हम, बढ़िया देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम या लचीली है? अगर ये नम और लचीली में प्रॉब्लम आ रहा है तो इंग्लिश देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेलेबल। मेलेबल कहने का मतलब होता है विद्यार्थीगण आघातवर्ध। आघातवर्ध बोल सकते हैं, जैसे कि पीट पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं, या जिसको तन्यता बोलते खींच के तार बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लचीली होगी वो सबसे ज़्यादा जो हमारा होगा सोना होगा। सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा होता है सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम। तो सोना इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। तो सबसे ज़्यादा उसके बाद आएगा चांदी आ जाएगा। चांदी नहीं रहता तो एल्युमिनियम लिखते। और यहाँ आइए अगले क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ क्या ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। ससंयोजित बॉन्डेड, आधा हिंदी लिखता है, आधा इंग्लिश लिखा है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, कभी कभी इंग्लिश को हिंदी के रूप में लिख देता है। तो पकड़ना हमको है। तो ससंयोजित को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो अणु होते हैं उसके जब बने, जैसे CH4 जो होता है मीथेन, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और नमक NaCN सोडियम क्लोराइड वो होता है आयनिक यौगिक। दोनों में क्या फर्क है? ये ससंयोजित जो यौगिक होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, बने होते हैं, उसका बॉन्ड जो होता है ना विद्यार्थीगण, वो कमजोर होता है, उसका कमजोर होता है, इसलिए उसको कम ऊर्जा लगता है उसको तोड़ने के लिए। तो उसका गलनांक मतलब तोड़ देंगे, गलगला देंगे, और क्वथनांक मतलब बॉयल कर देंगे। तो गलनांक और क्वथनांक जो होता है ससंयोजित यौगिक का कम होता है, क्योंकि उसमें अंतराणवीय आकर्षण बल जो होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बने होते हैं, देखेंगे इसको हम बताते हैं। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ, ये जो हमारा बना हुआ है ये होता है ससंयोजित। इसको तोड़ने के लिए ये जो बंधन है ना विद्यार्थीगण, यही ससंयोजित बंधन है। तो इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसमें अंतराणुवीय आकर्षण बल इसका कमजोर होता है। दूसरा रूप में बोल सकते हैं कि अंतराणुवीय आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका इंटरमोलिकुलर आकर्षण बल बोलिए, अंतराणुवीय आकर्षण बल बोलिए, कमजोर होता है, जिसके वजह से इसको कम ऊर्जा लगता है गलनांक और क्वथनांक में बदलने के लिए। तो गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है। क्यों? इंटरमोलिकुलर बल मध्यम होते हैं, मतलब मीडियम नहीं कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर बल मजबूत होते हैं, मजबूत होता है आयनिक यौगिक में विद्यार्थीगण, आयनिक यौगिक। इसका जो आंसर बनता वो बनता आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में। और इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं जी, यही होता है हमारा आंसर ससंयोजित बंधन में। लेकिन बोल देता आयनिक यौगिक में तो ऑप्शन बनता बी, ऑप्शन बी बन जाता हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद्यार्थीगण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंसेप्ट को कहीं ना कहीं चेक कर लेता है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थीगण, देखिए पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच स्केल का ये क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, इसको हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद हमको फिगर के जरिए बताते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को हम एक फिगर के जरिए आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पीएच स्केल है विद्यार्थीगण, पीएच स्केल में होता क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पीएच स्केल क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर को बताता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को भी पीएच स्केल में हम लोग देखते हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले पीएच स्केल जो है वो अम्लता और क्षारीयता मापने का एक पैमाना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें नंबरिंग 1 से 14 तक होते हैं कि 0 से 14 तक? तो 0 से 14 तक होते हैं विद्यार्थीगण। बहुत बार ये क्वेश्चन गलती हुआ है, 1 से 14 मारते नहीं, 0 से 14 तक होता है इसका रेंज, पीएच स्केल का जो प्रास है, 0 से 14 तक। अब देखिए इसमें 7 को पकड़िए। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका, इसको 7 को पकड़िए। 7 में कोई भी पदार्थ का अगर पूछेगा पीएच स्केल अगर 7 है तो उसका बताइए क्या कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता क्या होगी? तो वो उदासीन होंगे। वो क्या होंगे? उदासीन होंगे। जैसे आश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर,
वर्षा, वर्षा का जल, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब क्या है, उसका पीएच मान 7 होते हैं लगभग, तो वो नहीं अम्ल है नहीं क्षार है, वो उदासीन है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर हम 7 से 0 की ओर, 7 से 6 5 4 3 2 1 इधर की आ रहे हैं, 7 से अगर हम इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं 6 5 4 3 2 1 इधर की ओर, तो अम्ल की मात्रा, अम्ल का सांद्रण बढ़ेगा, वो ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा, वो ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा। 6 मान लीजिए किसी का है वो अम्ल है, और किसी का 2 है तो 2 वाला ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है। और इधर से एक कंडीशन और है, अगर इधर जा रहे हैं हम तो अम्लता बढ़ेगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर 7 से अगर 6 5 बायां की तरफ जा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ेगी। उसी तरह से 7 से हम अगर 14 की तरफ जाएंगे, 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगा और क्षारीयता का वैल्यू बढ़ेगा। एक द्रव का, एक पदार्थ का पीएच मान अगर 8 है और दूसरा का 12 है, तो 12 वाला ज़्यादा क्षारीय है और 8 वाला कम क्षारीय है। जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना उसका क्षारीयता बढ़ेगा। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है 7 से 14, कहाँ से 7 से 14 जा रहे हैं, तो OH आयन सांद्रता में कमी नहीं, OH आयन सांद्रता में वृद्धि, OH की आयन सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगा विद्यार्थीगण, ये बढ़ रहा है। और ये हाइड्रोक्साइड आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर बढ़ेगा, तो OH आयन की सांद्रता में क्या होगा, अभी 7 से 14 में जाएंगे तो वृद्धि होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि क्यों होगा, ये तो कम ही होगा। वैसे भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर दिखाता है, तो ए और बी नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में कमी ये हो सकता है, लेकिन इधर जाने पर हमेशा OH के बताता है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बारे में बताता है। तो OH हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि एकदम होगा, वृद्धि होगा, इधर OH में वृद्धि होगा, OH माइनस में वृद्धि होगा। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था विद्यार्थीगण। ये पीएच स्केल का बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हैं जो अभी हमको बता दिए लगभग। आप बताइएगा, बहुत बढ़िया है। तो अभी ऑप्शन हमारा डी बन के निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली। जी विद्यार्थीगण, मेंडलीव का आवर्त जो सारणी था वो परमाणु को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजा के रखा था। कौन, मेंडलीव साहब ने परमाणु को बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजा दिया था। तो मेंडलीव का था वो, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था जब मेंडलीव ने अपना टेबल तैयार किया, सारणी तैयार किया। तो बाद में एक जगह छोड़ के रख दिया था कि इसको हम बाद में रखेंगे। वो जो तत्व था विद्यार्थीगण जर्मेनियम था। वो कौन सा तत्व था, जर्मेनियम था। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अंतिम तत्व कौन था, 63 नंबर पर कौन था, वो था विद्यार्थीगण यूरेनियम। वो कौन था, यूरेनियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी का बात कर रहा है। और न्यूलैंड, इसके पहले न्यूलैंड साहब आए थे, उन्होंने 56 तत्वों का ज्ञात किए थे, 56 तत्वों का ज्ञात किए। उसके पहले भी त्रिक नियम था, 3 गो एलिमेंट लेकर के उसका औसत निकाला तो बोला बीच वाला का द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा आंसर बनेगा जर्मेनियम, अंतिम तत्व था यूरेनियम मेंडलीव का आवर्त सारणी के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण देखते हैं, स्क्रीन पर लगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे के रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। मतलब विद्यार्थीगण ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा तो उस समय हमारे हृदय का जो रेट है, हार्ट का जो बीट है वो बढ़ेगा। किसकी वजह से बढ़ेगा विद्यार्थीगण, जानने का कोशिश करते हैं, आपको फिगर के जरिए बताने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ जाइए। हमको लगता है 7-8 क्वेश्चन इसमें होंगे जो एक फिगर के जरिए आपको बताते हैं, ताकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही जो क्वेश्चन है बन जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थीगण, सबसे पहले ये क्या है, ये किडनी है विद्यार्थीगण। ये किडनी, अगर ये किडनी का बात करेंगे, हम इसको बात कर रहे हैं, किडनी का बात कर रहे हैं विद्यार्थीगण। ये किडनी है, किडनी है। किडनी के ऊपर में क्या है ना, एक होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होता है विद्यार्थीगण, किडनी के ऊपर में छोटा सा एड्रिनल ग्रंथि होता है। उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनाइल हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से, इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसी को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और इसी को 3F बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन इसी को बोला जाता है। इसी को एड्रेनाइल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन 3F बोला जाता है। फियर फ्राइट फ्लाइट, 3F का मतलब होता है फियर फ्राइट फ्लाइट। जो ये हार्मोन का काम है बीपी का कंट्रोल करना, बीपी का नियंत्रण करने का काम यही करता है एड्रेनाइल हार्मोन जो निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। और हमारा जो बीपी का जो कंट्रोलिंग होता है वो यही करता है विद्यार्थीगण।
इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है इसी को। तो जो अभी बात बोल रहा है अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, हृदय की गति को बढ़ाता है विद्यार्थीगण, वही है एड्रेनालाइन हार्मोन, जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं विद्यार्थीगण। ऑप्शन हो गया हमारा डी, एड्रेनालाइन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन। देखिए सारा बात एक ही है, पूछने का तरीका एग्जाम में अलग अलग होंगे, ठीक है। बीपी का कंट्रोलिंग यही करता है। इंसुलिन का बात कर लेते हैं विद्यार्थीगण। इंसुलिन जो निकलता है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय के कौन सा सेल से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है विद्यार्थीगण, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। यही हमारा शुगर का कंट्रोल करता है, जो हम लोग आलू चावल जितना मीठा चीज़ खा रहे हैं, मिठाई जो उसको मेंटेन करके रखता है इंसुलिन। जिसका प्रॉब्लम बीटा सेल का आएगा उसको शुगर बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज़ का रोग हो जाएंगे। तो ये कंट्रोलिंग में रहेंगे, जो एक्सरसाइज करते रहेंगे आपका ये फिट रहेगा। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं अग्नाशय को, अंतःस्रावी ग्रंथि के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और ये थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन से, थायराइड हार्मोन नहीं, थायराइड ग्रंथि से जो हमारा यहाँ पर होता है उससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिलहाल अभी बताने का हम कोशिश किए और यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है विद्यार्थी के? जल में और वसा में घुलनशील विटामिन। सबसे पहले विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। बोले मास्टर ये क्या बोल दिए? जी विद्यार्थीगण, वो उपापचय की प्रक्रिया में मदद करता है, ठीक है, लेकिन ये इससे एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन और गतिविधियों को बनाने में ये मेंटेन करता है। बहुत लोगों को लगा ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, यही सही है विद्यार्थीगण। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, वो और चीज़ों को काम करने में उसको बढ़ावा देता है, उसको मेंटेन करता है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जितने खाते हैं और भी पदार्थ है वहाँ से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अभी हम इसको बताते हैं, विटामिन दो प्रकार से होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। तो पानी में मतलब जल में घुलनशील। विटामिन का बात करेंगे तो विटामिन का हम बात कर लेते हैं। विटामिन का खोज किया था फंक साहब ने, फंक साहब। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होगा हम लिख देते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और ये हो जाएगा वसा में। तो वसा वाला हो जाता है, पहले जल में लिख देते हैं बी और सी, और वसा में होता है ए डी ई के। ये चार जो है विद्यार्थीगण, ए डी ई के, ये हो जाता है हमारा वसा में घुलनशील, और बी और सी जो हो जाता है वो जल में घुलनशील। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, जल में कौन सा घुलनशील है? डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, बी होगा, B1 होगा, ये ए डी ई ये तो होगा नहीं, सी ऑप्शन बनेगा B1, जिसको थायमिन बोलते हैं। ये हमारा जल में घुलनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है विद्यार्थीगण? ये संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है, अभी फ्लोएम के बारे में बता रहे हैं। जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब जल, जाइलम जा और ला रहा है, तो जल का पृथ्वी से, भूमि से जल को संचित करेगा, इस तरह लेगा उसका जो ऊतक है पेड़ पौधे का, और सभी भागों में पहुंचा देगा जाइलम जल। और फ्लोएम मतलब फल, फ्लोएम मतलब याद रखिएगा फल मतलब उसका फल कौन होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की विधि से पत्ते पर अपना भोजन का निर्माण किया, पेड़ पौधे, वही तो फल, उसके लिए भोजन वही हुआ। तो वो सभी अंग में पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल, मतलब भोजन को लेके चला जाएगा पौधे के सभी भागों तक, वो फ्लोएम कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा प्राप्त होता है। और यही ग्लूकोज बोलिए, वो जो ग्लूकोज मिला फल के रूप में, उसको ग्लूकोज का जो प्राप्ति किया कौन? पेड़ पौधे। कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। तो वो जो हमको देगा वो कार्य है ग्लूकोज का, जो उसका बना वो सभी भागों में पेड़ पौधे तक पहुंचा देना। तो यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नहीं, ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है विक्रिया के दौरान, या कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता नहीं, या शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। और ये जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये जाइलम, ये हो जाता है जाइलम। अभी आंसर है सी ऑप्शन, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है विद्यार्थीगण? देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो है विद्यार्थीगण एंटीबायोटिक है, और इसका खोज जो किया था, जितने भी एंटीबायोटिक बने हुए विद्यार्थीगण, लगभग अभी 8000 से ज़्यादा एंटीबायोटिक की खोज हो चुकी है। और वो जो उसका जो खोज किया था सबसे पहले
पेनिसिलिन का खोज जो किए थे वो किए थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और पेनिसिलियम कवक से किए थे। किससे किए थे? पेनिसिलियम कवक से किए थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किए थे पेनिसिलिन का, और लुईस पास्चर ने रेबीज टीका का खोज किए थे। लुईस पास्चर जो है रेबीज टीका का खोज किए थे, रेबीज टीका, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। विकासवाद का जो सिद्धांत था वही दिए थे हमारा जो है चार्ल्स डार्विन ने। और ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी का खोज किए थे। ग्रेगर मेंडल ने क्या किए? अनुवांशिकी का खोज किए थे। इसी तरह से हमारा ये आज का सेशन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे, और विद्यार्थीगण जिस प्रकार से सेट मिलता है कहीं भी मिले उसको आप अटेम्प्ट लगाइए और उसको देखिए कि कहाँ हम एरर कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका इम्प्रूव होगा विद्यार्थीगण, माइंड बूस्ट होगा, धीरे धीरे आप एग्जाम के रिजल्ट की ओर चले जाएंगे। तो विद्यार्थीगण आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। फिर मिलेंगे नए एनर्जी नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थीगण, फिर मिलेंगे हम न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक को विदा दीजिए। धन्यवाद विद्यार्थीगण।